नमस्कार। बांग्लादेश जल रहा है और उसका प्रभाव अब सीधे भारत पर पड़ रहा है। स्टूडेंटों के द्वारा शुरुआत किया गया एक आंदोलन अंत में यहां तक पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अवामी लीग से संबंधित थी, वो अब इस्तीफा देकर के भारत आ चुकी हैं, माना यही जा रहा है। और जितने भी न्यूज़ हैं वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड चल रहा है हिंदुओं का बांग्लादेश में, इस्लामिक अटैक कर रहे हैं माइनॉरिटी पॉपुलेशन पर, यानी हिंदुओं पर। हाउसेस को बर्न किया जा रहा है, किडनैप वुमेन्स को किया जा रहा है, और विश्व तमाशा देख रहा है। आज प्रश्न ये नहीं है कि बांग्लादेश में ये क्यों हो रहा है, प्रश्न ये है कि बांग्लादेश किस साजिश का शिकार हुआ और क्या भारत भी अंतगतवा उसी साजिश का शिकार हो गया। बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है मानो एक प्री प्लान्ड हो रहा है। कौन कौन है पर्दे के पीछे, खोलने का समय आ चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बाकायदा एक बात कही थी। उन्होंने मई में एक इंटरव्यू में कहा कि जनवरी में उन्हें एक कॉल आया एक श्वेत देश से, एक व्हाइट वर्ल्ड के कंट्री से, जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में उन्हें एक स्पेस दिया जाए, एक सैन्य ठिकाना बनाने के लिए एक बेस दिया जाए, मिलिट्री बेस के लिए जगह दिया जाए। और बांग्लादेश ने, यानी शेख हसीना ने, उसे मना कर दिया। यहां पर एक बात और भी ध्यान दें, अप्रत्यक्ष रूप से उनका मानना अमेरिका की ओर था, निशाना वहीं था। लोग समझ गए इतनी बड़ी ताकत और किसके पास होगी। अमेरिका यहां पर, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि शेख हसीना लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी, और इस 5वीं बार के प्रधानमंत्री के चुनाव में विपक्षी पार्टी, खासकर बीएनपी ने बाइकआउट कर दिया, बहिष्कार कर दिया, जिसका हेड बेगम खालिदा जिया। बेगम खालिदा जिया बाकायदा पाकिस्तान परस्त है। जब जब वो शासन में आई हैं, भारत का प्रभाव वहां पर खराब हुआ है, भारतीयों की डिप्लोमेसी खराब हुई है, क्योंकि उनका हमेशा झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा है, प्रो पाकिस्तान। तो आज जो बांग्लादेश जल रहा है, क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएनपी का रोल है? क्योंकि स्टूडेंट आंदोलन तो अब यह रहा नहीं। बाकायदा रिजर्वेशन की जो बात की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया, माने मान ली गई थी, लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्ट चलता रहा। और ये प्रोटेस्ट अब वहां पहुंच चुका है जहां हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों पर अटैक किया जा रहा है, और महिलाओं का किडनैप भी किया जा रहा है। हिंदू असुरक्षित महसूस करने लगे। बांग्लादेश का जब चुनाव हुआ इस बार का, तो विश्व के कई देशों ने चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। अमेरिका, कनाडा, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देश, अरब संसद, फ्रांस, इसके कई पर्यवेक्षक वहां गए और उन्होंने बाकायदा क्लीन चिट दिया कि नहीं, इलेक्शन बड़ा बढ़िया हुआ है। लेकिन यहीं पर एक बात दूसरी उड़ जाती है कि वहां के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। संबंध तो उसी दिन से खराब हो चुके थे बांग्लादेश और अमेरिका के बीच, और फिर मामला आ गया इसका कि हमको सैन्य बेस चाहिए। शेख हसीना ने बाकायदा इस बात को भी कहा कि वह व्हाइट देश, वह श्वेत कंट्री की मकसद कुछ और है। मकसद है चटगांव और म्यांमार के कुछ क्षेत्र को लेकर के और मणिपुर के कुछ क्षेत्र को लेकर के एक ईसाई देश बनाना, जिसका वो विरोध कर रही है। मकसद कुछ नहीं था, ये सब नहीं। तो क्या बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है और सैनिक शासन तो नहीं कहेंगे, लेकिन सैनिकों के नेतृत्व में जो यूनिस जी बन गए हैं अंतरिम सरकार के हेड, जो ग्रामीण बैंक के हेड हैं और नोबेल पुरस्कार विनर भी हैं, तो क्या यह सब चीज एक रचा हुआ था? क्या यह अमेरिका के द्वारा किया गया एक साजिश था? सीआईए क्या इसमें पूरा इन्वॉल्व है? यहां पर आपको भारत के इलेक्शन को भी देखना होगा। भारत के इलेक्शन में भी अमेरिका का रोल माना जाता है, खासकर सीआईए का। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत में एक ताकतवर सरकार बने, कोई देश जल्दी नहीं चाहता। रूस ने बाकायदा इस बात को कहा था कि सीआईए इन्वॉल्व है इलेक्शन में, बाहरी ताकत है। आपको पता होगा कि G7 के मीटिंग में जो बाइडेन, यानी कि जब यह
इलेक्शन समाप्त हुआ, रिजल्ट आ गया, सरकार बन गई और मोदी जी G7 की मीटिंग में जाते हैं तो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। माना जाता है कि मोदी ने अपनी खुशी जाहिर कर दी कि इस ढंग से आप किसी देश के इलेक्शन में इंटरफेयर न करें। लेकिन यहां पर तो मामला इंटरफेयर का है ही नहीं। सच्चाई यह है कि अमेरिका शायद पीछे लगा हुआ था वहां पर तख्ता पलट करने की, और उसका परिणाम अब कौन भुगत रहा है? वहां की जनता किसके घर को जला रही है? ठीक है, अवामी लीग के एक होटल जहां पर बहुत सारे उसके लीडर थे, पूरा होटल को जला दिया गया, 24 लोग जिंदा जला दिए गए। ये घटना तो है ही, साथ ही साथ अब हिंदू जल रहे हैं। हिंदुओं का दुश्मन कौन? प्रश्न तो यह उठता है। यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखें कि CIA ने ऐसा काम बिल्कुल नहीं किया होगा बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के। पाकिस्तान को पैसा चाहिए, कंगाल देश है। माना जा रहा है कि ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने बाकायदा CIA के साथ, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके साथ मिल करके एक छोटे से प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बना दिया। इस प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें जमात के लोग बहुत शामिल थे। उनका क्या मतलब था इससे, इस रिजर्वेशन से? और जमात पूर्णतः पाकिस्तान सपोर्टेड संस्था है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अमेरिका की मिली भगत का परिणाम आज भारत भुगत रहा है। हिंदू सेव चल रहा है। इसमें चाइना के एंगल को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना भी बहुत दिन से खुश नहीं है शेख हसीना से, क्योंकि माना यही जाता है कि शेख हसीना प्रो इंडिया, और ऐसा चाइना भी नहीं चाहता था कि वहां पर सरकार प्रो इंडिया बहुत दिनों तक रहे। क्या इसमें सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान मिले हुए थे, या एक एंगल चाइना का भी है? सोचने वाली बात, क्योंकि हाल ही में चाइना गई शेख हसीना बैरल लौटाई। माना जाता है कि चाइना ने उन्हें बेइज्जत किया। वो उम्मीद लगा के गई थी कि उन्हें कई बिलियन डॉलर का सहायता मिलेगी, पता चला कुछ मिलियन दे करके वापस भेजने की बात थी। शेख हसीना बीच में ही सब कुछ छोड़ करके चाइना से आ गई। कहानी बहुत पहले लिखी जा चुकी है। शेख हसीना को भी शायद यह बात पता था। एक महीने में लगातार 2 बार भारत का दौरा शेख हसीना के द्वारा बहुत कुछ बताता है। भारत चूंकि शुरू से पंचशील सिद्धांत को मानता है, दूसरे के देश में हस्तक्षेप भारत पहले नहीं करता जब तक वह देश भारत को सहायता न माने। अभी तो पूरी की पूरी सरकार खत्म हो चुकी। बांग्लादेश जो आज जल रहा है, यदि मैं कहूं तो बाइडेन भी इसमें शामिल। बाइडेन शायद अमेरिका के आज तक के सबसे असफल राष्ट्रपति में से एक है, तो इसमें कोई शक नहीं। बाइडेन के कारण ही यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जबरदस्ती नाटो का मेंबर बनाना। बाइडेन जब सत्ता में आए तो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट को लेकर के आए। उन्होंने शुरू में ही कह दिया शीत युद्ध अब भी जारी है। रसिया से उस समय कुछ था नहीं, फिर भी उन्होंने कोल्ड वॉर में रसिया को जबरदस्ती घसीट लिया। जो कोल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, उन्होंने रसिया के फ्रंट को खोल दिया। जबकि ट्रंप जैसे लोगों का मानना है, और बहुत बड़े ब्लॉक का यूरोपियन कंट्रीज का मानना है कि आज के तारीख में रसिया नहीं, चीन बिगेस्ट एनिमी है, या है ना, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है अमेरिका। और उधर मिडिल ईस्ट तो खुल ही गया है, लगातार वहां माहौल गर्म है। बाइडेन ने अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए एक नया अध्याय जोड़ दिया बांग्लादेश में, और इसमें शहबाज शरीफ का है ना, ISI पाकिस्तान का, आपको पता है वहां पर वैसे भी वहां के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं वो कुछ कहने लायक कुछ होते नहीं है, सब कुछ सेना करती है या ISI करती है। और CIA को ISI के साथ काम करने का पुराना तजुर्बा है। आपको पता होना चाहिए 1995 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेटस का दर्जा दे रखा था। पूरे शीत युद्ध काल में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों मित्र हैं, जिगरी दोस्त, जय वीरू की दोस्ती।
यानी शीत युद्ध को तो शुरू किया ही, उस दोस्त को भी अपने साथ में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में जो बांग्लादेश है वो दोबारा पूर्वी पाकिस्तान बन जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी आज 8 या 7% के आसपास है, जो विभाजन के समय 14 से 15% तक थी। तस्लीमा नसरीन जैसे लोगों को वहां से भागना पड़ा, एक बहुत बड़ी लेखिका और समाज सेविका जिन्होंने हिंदुओं पर हुए जुल्म की कहानी लिखी, उन्हें भाष तो शेख हसीना भी आ गई। यहां पर दूसरा एंगल भी आपको देखना होगा। आज शेख हसीना को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया। आखिर क्यों? ब्रिटेन, जो अमेरिका का पिछलग्गू देश है, लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा कहा कि ब्रिटेन अब इस्लामिक कंट्री बन चुका है, वह सरकार ने आनाकानी कर रही है शेख हसीना को लेने की। नियति और भाग्य यही कहता है कि अब शेख हसीना को काफी दिनों तक भारत में रहना होगा। लेकिन दूसरा बात, भारत की डिप्लोमेसी भी अब प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ रही है, क्योंकि भारत को जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो भारत शायद क्या पता लगाने में विफल रहा कि यह प्रोटेस्ट अंतगतवा कोई और रूप ले रहा है। भारत को भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए। जब अमेरिका का CIA कर सकता है कुछ, तो हमारा राव क्यों नहीं कर सकता? सोचने की बात। चलिए, निसंदेह डिप्लोमेसी के स्तर पर मोदी और जयशंकर की जोड़ी लाजवाब है। उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। फिलहाल भारत के लोगों की सिंपैथी वहां रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं के प्रति है। हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में ये मामला शांत हो, लेकिन दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।